ठीक है चले नेक्स्ट हैंड डाले। अच्छा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देख बोल रहा था ना मैं, क्या क्वेश्चन था लास्ट क्लास में अपन एंड किए थे होमवर्क क्वेश्चन से। आपको फोटोन का मास कैलकुलेट करना था, जिसका मैंने आपको वेवलेंथ दिया था। वेवलेंथ कितना था? लैम्डा वाज इक्वल टू 3.6, lambda was equal to 3.6 angstrom. You need to find the mass of that photon. हमारा एक फॉर्मूला क्या होता है मैटर वेव का? वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। हालांकि हमने h अपॉन mc निकाला था, बट c को अपन ने रिप्लेस कर दिया था v से, बिकॉज हम तो हर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइट। अगर लाइट की बात करूंगा तो मैं v की जगह c लिख दूंगा, पर अगर मैं इस पेन की बात कर रहा हूं कि इस पेन की वेलोसिटी कितनी है, तो वो तो c के बराबर नहीं होगी कभी भी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अपन v से रिप्लेस कर देते हैं। अब क्योंकि हमारा पार्टिकल फोटोन था, तो फोटोन की स्पीड तो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आप ये स्पीड पुट कर देंगे। मास आपको निकालना है, h आपको पता है और लैम्डा आपको गिवन है। तो पुट करने के बाद m कितना आ रहा है वैल्यू? व्हाट इज m? 6.135 इंटू 10⁻⁻29 kg। यार है -33 kg पक्का? एंगस्ट्रॉम को चेंज किया -10। है जी, तो ऐसे ही किया ना। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ये h हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लैम्डा नीचे आएगा, m उधर जाएगा, तो लैम्डा के लिए जगह आपने 3.6 इंटू 10⁻⁻10 रखा है ना, और स्पीड आपकी 3 इंटू 10⁸8। ये किया ना, तो कितना आ रहा है बोलो? 33 आ रहा है ये दोनों का। पक्का आप कियो? हाँ सारी चीजें में तो 6:30 बजे तो बताया था। तो मैं तो पीडीएफ भी शेयर किया था, पीडीएफ में तो क्वेश्चन लिखा हुआ भी था। मैं क्यों शेयर करता हूँ फिर पीडीएफ? ठीक है, तो ठीक है, सबका 33 आया, 33 होगा। यहाँ पे 29 दिया हुआ है, पर ठीक है, हो सकता है गलत होगा। ठीक है चलो, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हैंड डाल लो। सेकेंड डेवलपमेंट, ये एक डेवलपमेंट हुआ था बोर और स्क्रॉडिंजर के बीच में, है ना। बीच में मतलब उन दोनों के बीच में नहीं, उन दोनों के टाइम के बीच में। जब बोर ने अपना मॉडल दिया, उसके बाद जब स्क्रॉडिंजर देने वाले थे, उसके बीच में ये जो टाइम था, उसमें एक तो डेवलपमेंट मैटर वेव का हुआ, दूसरा डेवलपमेंट लिखेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। HEISENBERG हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे अनसर्टेनिटी तो एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? सर्टन नहीं है ना, मतलब नॉट श्योर, मतलब एक्यूरेट नहीं है ना। ओके, इसमें लिखेंगे दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, this principle states that it is impossible to measure, it is impossible, स्टार्ट कर दिया ना लिखना, it is impossible to measure simultaneously, समझ के लिखना जो लिख रहे हैं ना, it is impossible to measure simultaneously the position, it is impossible to measure simultaneously मतलब एक साथ, है ना। दो चीजें कैलकुलेट करेंगे, दो चीजें मेजर कर रहे हैं, कौन कौन सी? द पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम। मोमेंटम आप स्पीड भी बोल सकते हो ना मोमेंटम के लिए। देखिए मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, जिसमें m तो कांस्टेंट रहता है मास किसी बॉडी का, तो v ही पे डिपेंड कर रहा है मोमेंटम। ठीक है, तो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल, of a small particle, of a small particle with absolute accuracy, with absolute accuracy or certainty, with absolute accuracy and certainty। इतना समझ में आई?
कि किसी भी छोटे पार्टिकल का एक ही वक्त पर पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पार्टिकल छोटा सा है, उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, है ना, और वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो एक ही वक्त पर आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी यानी मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो भी कैसे? एक्यूरेटली, करेक्टली, क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सको कि हाँ यही इसकी पोजीशन है, यही इसकी वेलोसिटी है उस वक्त पर? यू कैन नॉट से इट एक्यूरेटली। और एक्यूरेटली नहीं बोलेंगे मतलब कुछ ना कुछ एरर आएगा, देयर मस्ट बी सम एरर। तो पोजीशन की एरर के लिए अपन डेल एक्स वर्ड यूज करेंगे, और मोमेंटम की एरर के लिए अपन डेल पी। दिस इज द इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड दिस इज द इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। समझ रहे हैं ना? फुल स्टॉप। इफ एन अटेम्प्ट इज मेड, इफ एन अटेम्प्ट इज मेड, अगर आपने तब भी कोशिश करी मेजर करने की, इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी ऑफ दीज टू, if an attempt is made to measure any one of these two quantities, if an attempt is made to measure any one of these two quantities, अगर आप इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी को अच्छी एक्यूरेसी से मेजर करना चाह रहे हो, तो दूसरी में काफी ज्यादा इनएक्यूरेसी आ जाएगी। If an attempt is made to measure one of these two quantities with higher accuracy, comma, the other becomes less accurate. 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 Full stop. The product of the uncertainty in the position, the product of the uncertainty in position, the product of the uncertainty in position, ब्रैकेट में लिखो डेल एक्स, प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों की इनएक्यूरेसी का प्रोडक्ट करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन डेल एक्स एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम डेल पी, एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ब्रैकेट में डेल पी। डेल पी ना पूरा ब्रैकेट के अंदर डेल पी सिर्फ मत लिखना, डेल पी के इक्वल टू के बाद एम इंटू डेल वी लिख देना। एम तो चेंज नहीं होगा ना, बॉडी अगर मूव करी तो उसका मास चेंज हो जाएगा क्या? मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी कैन चेंज, तो पी की जगह अपन लिख सकते हैं एम डेल वी। चेंज तो वेलोसिटी होगी ना, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देना। इज ऑलवेज कांस्टेंट, इनका जो प्रोडक्ट है इज ऑलवेज कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ इनएक्यूरेसी इन measurement of position and inaccuracy in measurement of momentum is constant and is equal to, constant है तो कुछ वैल्यू भी होगी, and is equal to or greater than, equal to or greater than h upon 4 pi, equal to or greater than h upon 4 pi. That is मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? del x into del p greater than equal to h upon 4 pi. Del x into del p is equals greater than equal to h upon 4 pi. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आप इक्वल टू करके वैल्यू एक निकाल सकते हो, देखिए इक्वल टू भी है ना, वो दोनों चीजें, ग्रेटर भी हो सकता है या इक्वल टू भी हो सकता है, तो एक वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इक्वल टू करके भी लिख सकते हो h अपॉन 4 पाई, जहां पे आप इसको और स्प्लिट कर सकते हो, तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, इनटू, वो तो डेल एक्स और डेल एक्स ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका m डेल v इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, और फाइनली आप डेल एक्स इंटू डेल वी को लिख सकते हो h अपॉन 4 पाई m, ये भी लिख सकते हैं। मेन तो यही है मैथमेटिकल, ठीक है। समझ गया ना लॉ प्रिंसिपल, कि अगर आप एक स्मॉल पार्टिकल की, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में पहला लाइन में लिख दिया है कि इफ इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर दी
मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल। बड़े पार्टिकल का तो हम कर सकते हैं, तभी तो हम गाड़ी की ट्रेजेक्ट्री बना देते हैं ना, गाड़ी का पाथ बना देते हैं कि गाड़ी यहाँ से ट्रेवल कर रही है, पोजीशन बता देते हैं, उसकी वेलोसिटी पता चल जाती है किसी भी टाइम पर, है ना। आप जैसे जीपीएस में भी चल रहे हो, गाड़ी चल रही है आपकी, आप गूगल मैप खोलो, आपको प्रॉपर वो बताता है कि इतना टाइम लगेगा आपको ये पहुंचने का, पाथ है। वो क्यों बता पा रहा है पूरा, आपका ट्रैक क्यों दिखा पा रहा है? बिकॉज आपकी बॉडी बड़ी बॉडी है, मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, उतनी स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रही है कि वो एक ही समय पर पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर ना कर पाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बट माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ये करना मुश्किल है। अपन जैसे अपन ने प्रूव किया ना कि मैटर वेव किसके लिए इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपिक के लिए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक। वैसे ही अपन ये भी प्रूव करेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ही काम का है। मैक्रोस्कोपिक में भी होगा, बट वो एरर इतना छोटा होगा कि इग्नोर कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम जो फिजिक्स में वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं वो एकदम 100% एक्यूरेट है, उसमें भी थोड़ा बहुत एरर होगा, बट दैट एरर इज नेग्लिजिबल। आप उस एरर को छोड़ सकते हो। आप सोचे ना कि वेलोसिटी आपने लिख दी कि 50 मीटर पर सेकेंड है, बट मैं बोल रहा हूँ नहीं 50.00000005 है। अब लोग क्या है, छोड़ो ना, इतना क्या करना है, तो ये इतना हम इग्नोर कर देते हैं इन आवर कैलकुलेशन। बट इस टाइप का जो इनएक्यूरेसी है ना, वो उतनी ज्यादा नहीं होती इन व्हाट योर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। ठीक है, तो इसका लिखो इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे हमने सिग्निफिकेंस लिखा था, उसका भी लिखे थे ना सिग्निफिकेंस, वही तो अपन प्रूव कर पाए थे कि इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए है, किसका, मैटर वेव का। इन द सेम वे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी प्रूव करेंगे कि इसकी जरूरत हमें सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए ही है। क्या लिखे, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें हाइफन डाल के लिखना। लेट अस कंसिडर, पहले लिखो फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी, फॉर मैक्रोस्कोपिक, सॉरी, फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी। वहां भी पहले अपन मैक्रोस्कोपिक का कैलकुलेट किए थे ना, फिर माइक्रोस्कोपिक में आए थे। तो फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी, फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी, ठीक है, हाँ लिखे। लेट अस कंसिडर अ मास, लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास, let us consider a particle of mass, let us consider a particle of mass 1 मिलीग्राम। एक पार्टिकल है आपके पास जिसका मास कितना है, 1 मिलीग्राम। let us consider mass, a particle of mass 1 milligram. Its product of, its product of del x and del v, its product of del x and del v can be calculated as, can be calculated as del x into del v is equals to, क्या था हमारा फॉर्मूला, h अपॉन 4 पाई m, h क्या है हमारा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है इसका 1 मिलीग्राम, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 3। करेक्ट। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 28 आएगा। ये एरर है उसका, दोनों एरर्स को मल्टीप्लाई करके टोटल एरर इतना आ रहा है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट, कुछ यूनिट होगा ना। आप ये क्या है, आपकी पोजीशन है ये, यानी कि ये मीटर होगा, और ये वेलोसिटी में चेंजेस है तो मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये उसकी इनएक्यूरेसी है, दोनों की कैलकुलेट करेंगे अगर अपन। डेल एक्स क्या है, डेल एक्स और डेल वी समझ रहे हैं ना, इट इज द इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी, इतने का फर्क है। देखो हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं थोड़ा सा टॉलरेंस लेके चलते हैं, प्लस माइनस समथिंग परसेंट, कि हमारा जो आंसर आ रहा है ये प्लस माइनस हो सकता है। आप वो जो मशीन भी खरीदते हो ना ऑक्सीमीटर, उसमें भी लिखा रहता है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे हो सकता है। हमारी जो शुगर की मशीन आती है उसमें भी लिखा रहता है कि प्लस माइनस 5% या 10% वैल्यू हो सकता है। मतलब अगर आपकी रीडिंग 120 आ रही है उससे शुगर की, तो उसमें उसके हिसाब से वो प्लस माइनस 10 हो सकती है।
नॉट एक्यूरेट, दैट इज द इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ del x इज द इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन, एंड del v इज द इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ del v, मतलब v वेलोसिटी। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, ये जो कि बहुत छोटा नंबर है, दिस कैन बी इग्नोर्ड। इतना तो हम इग्नोर कर सकते हैं कि इतना ही एरर है ना, छोड़ दो। बट जब हम यही काम एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे, तो ये मास बहुत कम हो जाएगा नीचे। अभी आपका मास इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा ना, 1 मिलीग्राम मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। उसके रेस्पेक्ट में 1 मिलीग्राम तो बहुत बड़ा है, ऐसे 1 मिलीग्राम हमारे सामने कुछ नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन के सामने तो 1 मिलीग्राम बहुत बड़ा हो गया ना। तो अब देखो, डिनोमिनेटर में बड़ा था तो आंसर बहुत छोटा आया है। अब आप खुद सोचिए, जब n की जगह मास छोटा आएगा तो ओवरऑल आंसर बड़ा नहीं हो जाएगा, विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी लिखो, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। चलो कैलकुलेट करते हैं, del x इंटू del v इलेक्ट्रॉन के लिए, h/4πm 6.626 into 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 into 3.14 into 9.11 into 10⁻⁻31। देखो ना, ये -31 ऊपर जाके +31 हो जाएगा, बहुत सारे आपके जो 10⁻- है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ रहे हैं क्या? तो नीचे में लिखना, this shows that this shows that Heisenberg's uncertainty principle has no significance in everyday life, क्योंकि एवरीडे लाइफ में हम जो चीजें देखते हैं वो चीजें मैक्रोस्कोपिक हैं और उनके लिए इनका प्रोडक्ट बहुत ही कम है, वी कैन इग्नोर दैट। बट फॉर अ माइक्रोस्कोपिक बॉडी लाइक इलेक्ट्रॉन एटम हम इग्नोर नहीं कर सकते। इससे देखो ये प्रूव हो रहा है कि जब आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी हर समय पर एक्यूरेटली बता नहीं पा रहे हो, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में है? आप तो उसका पाथ किसी भी तरीके से एक्यूरेटली कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे हो। तो यहां से ना वो ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होते हैं, ये कंसेप्ट ही खत्म हो गया। कि जब आप एक तरह से उसकी पोजीशन और वेलोसिटी हर समय पे बता ही नहीं पा रहे हो एक्यूरेटली, तो यू कैन नॉट ड्रॉ अ फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ, फुल स्टॉप। द प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर the principle is significant only for microscopic particle like electrons, microscopic particle like electron। full stop। it is for this reason the Bohr's concept of fixed circular path Bohr's concept of fixed circular path with definite position and momentum of the electron have been replaced by, उनका जो कंसेप्ट फिक्स सर्कुलर पाथ का था
ऑर्बिट जिसको बोलते हैं अपन, जिसमें वो बोल रहे थे कि पोजीशन डेफिनेट है, मोमेंटम डेफिनेट है। उन्होंने तो सबके फॉर्मूले भी दिए थे ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था उन्होंने, है ना, रेडियस का फॉर्मूला दिया था उन्होंने। तो जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, या जो उसकी वेलोसिटी फिक्स है, मोमेंटम फिक्स है, ये एक्चुअली डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्टेटिंग दैट, have been replaced by stating that, have been, उनके वो टर्म को रिप्लेस करेंगे अपन, है ना, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को रिप्लेस करेंगे बाय स्टेटिंग दैट द इलेक्ट्रॉन हैज द प्रोबेबिलिटी, द इलेक्ट्रॉन हैज द प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास नया वर्ड आ गया। अभी तक फिक्स्ड बोल रहे थे, पर अभी तो बात की ना कि सर्टेन नहीं है, तो अब अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो एक अनुमान होगा कि आप अनुमान लगा रहे हो कि प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है। आप फिक्स नहीं बोल सकते कि यहीं है, आप बोल सकते कि इतनी जगह में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक है, तो ये आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हुआ, और यही बेसिस बना आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, ठीक है। दिस टू थिंग्स बिकेम द बेसिस ऑफ योर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जैसे बोर मॉडल के लिए वो जितने भी डेवलपमेंट्स हुए थे, वो आधार बने, वो बेसिस बने कि उनके बेसिस में ही वो नया मॉडल दे पाए। नाउ एरविन स्क्रॉडिंजर ने भी इन दोनों चीजों को, कंसेप्ट को पढ़ के ही समझा, और वो अपना नया मॉडल दे पाए। मतलब उनके लिए बेसिस क्या था, यही दोनों चीजें, एक मैटर वेव, उससे वो ये प्रूव कर पाए कि इलेक्ट्रॉन की भी वेव होती है, तो वेव है तो वो 3 डायमेंशनल ही होगा, ठीक है। और दूसरा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद उनको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर जगह में पाया जा सकता है, बट यू कैन नॉट से कि अभी वो यहीं है, अभी वो यहां है, अभी वो यहां है। तो आप एक क्या बनाओगे, आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम बना दोगे, एक एरिया बना दोगे कि इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो वो ऑर्बिट की जगह एक नया वर्ड अपन पढ़ेंगे, दैट विल बी ऑर्बिटल। क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिट की जगह आप नया वर्ड पढ़ेंगे, ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिट्स होती हैं, बट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, वो पाया जाएगा ऑर्बिटल्स में, जो ऑर्बिट का ही पार्ट है, बट ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ उनके हिसाब से, ठीक है। बट द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड देयर, बिकॉज उनकी पोजीशन कभी भी सर्टेन नहीं है। तो यू कैन नॉट ड्रॉ अ फिक्स्ड पाथ कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन लिखेगा। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स, a microscope using suitable photons, a microscope using suitable photon मतलब light, a microscope using suitable photons is employed to locate an electron, is employed to locate an electron, is employed to locate an electron। मतलब उस माइक्रोस्कोप से अपन इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं ना, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, किससे, माइक्रोस्कोप से। employed to locate an electron in an atom within a distance of, within a distance of, within a distance of 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर 0 लगा देना, है ना, एंगस्ट्रॉम। मतलब ये इसकी रेंज हो गई, इतने रेंज में हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन दी, what is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? Actually, जो 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया है, ये आपका डेल एक्स है, समझ रहे हो, उतने रेंज में ढूंढ रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, डेल एक्स विच इज 0.1 एंगस्ट्रॉम। आपको निकालना है डेल बी, यू हैव टू फाइंड डेल बी, ठीक है। अब इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए अपन इक्वल टू ले लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एन।
तो आपको डेल एक्स दिया हुआ है, डेल वी निकालने बोला है, अनसर्टेनिटी इन दी वेलोसिटी। निकालिए। एच का वैल्यू हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। व्हाट इज 4 तो 4 हो गया, 3.14 हो गया, इंटू मास कितना है आपके इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और डेल एक्स नीचे ले आओ, डेल वी निकाला, डेल एक्स नीचे ले आओ, कितना होगा डेल एक्स, 0.1 इंटू 10⁻10 है ना, तो ये भी 0.1 10⁻1 हो जाएगा, तो सीधा 10⁻11 लिख दूं, चलेगा? ये डेल एक्स को नीचे ले आओ ना मैं, तो ये डेल वी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेल वी इज इक्वल्स टू दिस मच। हाँ, 10 के पावर्स को एक साथ लेके चलो, तो 6.626 और नीचे आपका 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 और ऊपर क्या क्या 10⁻34 प्लस 31 प्लस 11। ये पॉइंट वन तो कैंसिल कर ही दियोगे ना पूरा, सीधा 6626 को ये तीनों को मल्टीप्लाई किए क्या, 6626 कितना रहा, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर, तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, पॉइंट तो हटा दिए ना अपन, देखो इसका 2 और इसका 1 पॉइंट, इसके 3 हटा सकते हैं ना, नहीं हटा सकते, तो फाइनली इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, डबल वन फोर नाइन 296, ऐसे कुछ बोल रहे थे क्या आप भी? हाँ, तो अब इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा पहले 0 पॉइंट, अभी तो जाने नहीं वाला ये, फिर एक और जीरो लगा दूंगा तो भी अभी तो नहीं जाएगा, 0.0 अब जाएगा ना, 5 टाइम्स में, टेबल लगाएंगे 5 का, 11 5 55, 11 से 66 पार हो जाएगा, तो 5 टाइम्स में जाएगा ये, तो 5 से 30 का 0 कैरी 3, 45 और 3 48 का 8 कैरी 4, 10 प्लस 4 14 इज 4 कैरी 1,
21 का 1 कैरी 2 एंड 7 एंड 5, 0 2 1 1 9। एक और लेके आते हैं, अभी कितने बार में जाएगा? 8 टाइम्स, बाहर तो नहीं जाएगा? 8 से चलो ट्राई करते हैं। 8 से 40 का 8 कैरी 4, 76 कैरी 7, 16 और 7 23, 3 कैरी 2, 34 का 4 कैरी 3, 11 का 1 कैरी 1, पार हो जा रहा है ना? तो 7 टाइम्स हो जाएगा ये। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? 7 टाइम्स पे तो इतना ही ले लेते हैं बस, है ना? तो 0.057 इंटू 10 का कितना पावर आ रहा है? 8। टाइम फॉर्म में लिखने के लिए 5.7 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी की एक्यूरेसी तो अपन इग्नोर नहीं कर सकते ना। ये है इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विच वी कैन नॉट इग्नोर, है ना? ये इनएक्यूरेसी, ये वेलोसिटी नहीं निकली है, ये वेलोसिटी को मेजर करने वक्त इनएक्यूरेसी आएगी। अगर आप डिस्टेंस को इतना इनएक्यूरेटली मेजर कर रहे हो तो वेलोसिटी इतनी इनएक्यूरेट मेजर होगी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन लिखना। ये तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए हो गया, अब मैक्रोस्कोपिक के लिए लिखते हैं कि अपन उसको इग्नोर कर सकते हैं, ये पता ही चल जाएगा क्वेश्चन से। देखोगे, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ, गोल्फ बॉल समझते हो, व्हाइट वाली बॉल आती है जो गोल्फ खेलते हैं जिससे। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम, 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इसका मास 40 ग्राम है एंड स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड। फुल स्टॉप। If the speed can be measured, if the speed can be measured within accuracy of 2%, within accuracy of 2%, मतलब वो ये बोल रहा है कि स्पीड कैलकुलेट करते वक्त 2% का इधर उधर हो सकता है। मतलब एग्जैक्टली 45 कैलकुलेट ना करके ना, 45 से 2% प्लस या 2% माइनस। 45 का 2% कितना होगा? 45 का 2% कितना होगा? 0.9 होगा। 45 का 2 तब 0.45 हो जाएगा, 0.45 का डबल करूंगा तो 0.9 आएगा। मतलब इतना मेजरमेंट में गलती हो सकती है। मतलब आंसर आपका शायद हो सकता है 44.1 आए या 45.9 आए, प्लस माइनस। मतलब मेजरमेंट करते वक्त 45 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए था वैल्यू, बट कितना आया? 44.1 से लेकर के 45.9 तक वैल्यू आ सकती है। ये इनएक्यूरेसी कहलाती है। एक्यूरेट वैल्यू तो यही है, बट मेजर करते वक्त हो सकता है इस रेंज में कहीं आए। तो ज्यादा 0.9 का ही फर्क हो सकता है, उसके अंदर ही, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है कि इसका मेजरमेंट करोगे डिस्टेंस का तो कितना इनएक्यूरेसी आएगा, मतलब डेल एक्स निकालना है। क्या निकालना है? तो ये देखो, पिछले क्वेश्चन में ना डेल एक्स डायरेक्टली दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में डेल भी डायरेक्टली नहीं दिया है पर परसेंटेज में दिया है। तो आप ऐसे निकाल लोगे परसेंटेज, 45 का 2%। ठीक है, आप क्या लिखे? A golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second, full stop. If the speed can be measured within accuracy of 2%, full stop, calculate the uncertainty in position. आपको position की uncertainty निकालनी है। Calculate the uncertainty in position. Calculate the uncertainty in position. ठीक है, तो पहले तो आप डेल वी निकालो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया ना, डेल वी 2% निकालो उसका। 2% ऑफ योर डेल वी क्या हो जाएगा? डेल वी इज इक्वल्स टू 2% ऑफ 45। तो 2/100 इंटू 45, दैट इज 2 इंटू 0.45, दैट इज 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये डेल वी आ गया।
डेल एक्स आपको निकालना है, तो डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो एच इज 6, तो सीधा फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो डेल एक्स विल बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10 to the power - 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना ना, ऐसा यूनिट नहीं है वो। तो 40 इंटू 10 to the power - 3 kg इंटू, बस, और ये दिल्ली को नीचे लेके आए तो 0.9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बहुत छोटा नंबर आएगा। जैसे अभी पीछे डेल भी बहुत बड़ा आ रहा था 10 to the power 6, ये बहुत छोटे, यहाँ 10 to the power माइनस में जाएगा। अब खुद देखो ना, यहाँ ऊपर 10 to the power - 34 है, बट उसको कैंसिल करने के लिए नीचे उतने पावर्स नहीं है 10 के, तो -3 है। सॉल्व करिए इसको, इससे भी कैलकुलेशन करना आना चाहिए ना आपको। तो यहाँ भी वो 6626 नंबर तो आएगा ही, नीचे वाले चारों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो, 10 के पावर्स आप अलग ले चुके हो पहले ही। डिनोमिनेटर 45216, हाँ। अब 6626 को डिवाइड कर दो उससे, बस। 45216, यही ना। अभी 0 टाइम्स में जाएगा, एक लेने के बाद अब जाएगा 1 टाइम में। 45216, 4, अगेन 4012, सॉरी। ठीक है, फिर एक 0 और लेके आते हैं नीचे, ये कितने में जाएगा, तो 4 का टेबल चलाओ, 4 5 20, है ना। और पार भी हो सकता है क्योंकि 4 5 है वहां पर, तो 4 टाइम्स में ट्राई करेंगे। 4 6 24 का 4 कैरी 2, 6 8 0 18, पार हो जाता है वो, है ना। 18, 1808464 में आप, हाँ वो पार हो जाता है, 22 कुछ आता है ना। तो 0.14, एक और डिजिट लेते हैं, 6 8 कैसे, 13 बचा ना, 7 5 9 एंड 2।
ठीक है, लास्ट 7 4 28, 6 टाइम्स ले लेते हैं, छोड़ो, है ना। तो 0.146 इंटू 10 to the पावर कितना आ रहा है देखो पावर्स में। देखो ये जो माइनस पर मैंने लिया, ये 40 का एक 1 ऊपर लेके चला गया ना मैं, 10 to the पावर -1 हो गया, और इसका जो 10 to the पावर-3 था ऊपर जाके +3 हो गया। तो कितना बचा ऊपर पावर में, 10 to the पावर-32, जिसको जब अपन ऐसा लिखेंगे 1.46 इंटू 10 to the पावर-33 मीटर्स, 1.46, हाँ सेम 1.46 इंटू 10 to the पावर-33 मीटर्स। ठीक है, तो अब देखो ये इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा है। 10 to the पावर-33 में तो बहुत छोटा नंबर हो गया ना ये, इतना तो मीटर का अपन इग्नोर कर ही सकते हैं, है ना। इतना तो अपन सोचेंगे भी नहीं, 10 to the पावर-33 मतलब 0 पॉइंट कितने सारे जीरोस लगाओगे, फिर 146 मीटर का इनएक्यूरेसी बोल रहे हो आप, तो दैट इज इग्नोरेबल। तो गोल्फ बॉल में इतना इनएक्यूरेसी हम इग्नोर कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन के केस में इतनी इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब आप इतने एरर से कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो इग्नोरेबल नहीं है, ये एरर बहुत बड़ा है। बट गोल्फ बॉल के केस में, एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी के केस में, दिस इज द एरर वी गॉट इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन डेल एक्स, जो कि इग्नोर की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नया मॉडल पढ़ने से पहले पिछले वाले का ड्रॉबैक लिखते हैं अपन। जैसे बोर को पढ़ने से पहले रदरफोर्ड का वो स्पाइरल वाला मॉडल, स्पाइरल वाला ड्रॉबैक लिखे थे ना, कैसे वो इलेक्ट्रॉन ऐसा स्पाइरल पाथ ले लेकर के आके न्यूक्लियस पे गिर रहा था। तो एवरी न्यू मॉडल स्टार्ट्स, बट उसके पहले हम पिछले का ड्रॉबैक लिखते हैं। तो लिखेंगे, अच्छा ड्रॉबैक तो अपन बोर का लिख चुके हैं ना, 5-6 पॉइंट लिखे थे ना, ठीक है फिर हो गया वो तो। और उसका कारण क्या था ड्रॉबैक का, कि उनको ये सारी चीजें पता नहीं थी। कौन सी सारी चीजें, ना मैटर का डुअल नेचर पता था, ना ही उनको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता था, तभी तो उन्होंने फिक्स ऑर्बिट बोल दिया ना। अगर उनको पता होता कि नहीं फिक्स कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे हम, तो कभी भी वो फिक्स ऑर्बिट बोलते ही नहीं। और जब आप फिक्स कुछ चीज नहीं बता पाते हो, इफ यू आर अनेबल टू टेल थिंग्स विथ सर्टेनिटी, तो आप एक अनुमान लगाते हो। ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी होता है ना, कि अगर आपको चीजें परफेक्ट नहीं पता तो आप बोल देते हो इसके आसपास है, इसके लगभग, अप्रॉक्स, ऐसा बोल देते हैं। तो वो आप एक क्या कर दिए, एक आपने एक प्रोबेबिलिटी दे दी कि मैं जो बता रहा हूँ वैल्यू वो एग्जैक्ट नहीं है, वो इसके आसपास हो सकती है। तो वैसे ही हमने अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के लिए भी प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करेंगे। विल नॉट बी यूजिंग द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ वर्ड, इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, ओके, तो हेड डालो नेक्स्ट। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, दिस इज अवर लास्ट मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए अपन इतनी सारी कहानी बनाए ना यहां तक, कि पहले थॉमसन गए, फिर रदरफोर्ड गए, फिर बोर गए, अब ये आए। तो उनके बीच की जो 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी वो अपन ने पढ़ी। दो रदरफोर्ड और बोर के बीच में थी, और 2 बोर और क्वांटम मॉडल के बीच में थी। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स से आया है ये वर्ड। क्वांटम मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ही बोलना चाहिए एक ब्रांच है, विच डील्स विद द वेव इक्वेशंस। तो अब तो आपको समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन की भी वेव होती है, तो उसका भी कुछ वेव इक्वेशन होगा, जिससे आप इलेक्ट्रॉन का एक्स वाई जेड निकाल पाओगे। अब एक्स वाई जेड हो जाएगा। अभी तक आप प्लेन बोल रहे थे, तो प्लेन में तो 2 ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एंड वाई, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 3D, तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड भी आ जाएगा। तो एक ऐसा इक्वेशन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन स्पेस, एक्स वाई जेड एक्सिस बता करके उसकी। तो उसके इक्वेशन को अपन क्वांटम मैकेनिक्स का इक्वेशन बोलते हैं, विच वाज गिवन बाय एरविन स्क्रॉडिंजर। ठीक है, इसमें लिखेगा। तो अभी तक देखो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। देखो आप लोग जो मैकेनिक्स पढ़ते हो ना, वो फिजिक्स का मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिससे आप मैक्रोस्कोपिक बॉडी की चीजें कैलकुलेट करते हो। तो वही सेम न्यूटन्स के लॉ लगा करके आप इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई नहीं कर सकते, कि S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, या V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। ये 3 इक्वेशंस आप पढ़ते हो ना मैकेनिक्स में, दैट इज योर क्लासिकल मैकेनिक्स विच इज अप्लाइड इन
मैक्रोस्कोपिक बॉडीज. बट फॉर दिस यू कैन नॉट अप्लाई ऑन इलेक्ट्रॉन. आप ये मैकेनिक्स को इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई नहीं कर सकते. यू नीड अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है ना. तो लिखना नीचे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स वाज नीडेड. नीचे लिखोगे क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स ब्रैकेट में लिखना बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ब्रैकेट क्लोज, was successful in explaining was successful in explaining was successful in explaining the motion of macroscopic bodies, motion of macroscopic bodies. तो जो मैकेनिक्स हम पढ़ चुके हैं वो किसके लिए, ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक स्टोन, प्लैनेट etc. But it failed, but it failed, but it failed when applied to microscopic particles. But it failed when applied to microscopic particle. जाहिर सी बात है फेल होना ही था. क्यों? क्योंकि हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स मैटर वेव और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसिडर नहीं करती है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. अवर क्लासिकल मैकेनिक्स डू नॉट कंसिडर मैटर वेव एंड हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था ना कि जब आप लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो हमें क्वेश्चन बस यही पूछा था कि फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, या फाइंड द फाइनल स्पीड, या फाइंड द टाइम. यही सब पूछते हैं. कभी भी नहीं पूछा जाता कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द कार या फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द स्टोन. क्यों? क्योंकि वो वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है. ये हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट क्लास में. बहुत ही छोटी वेव होती है तो विच कैन बी इग्नोर्ड. इट इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज. इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स ने उसको अपने कैलकुलेशन में कंसिडर भी नहीं किया वेवलेंथ को. है ना. हम कभी भी फिजिक्स में वेवलेंथ का इक्वेशन नहीं पढ़ते हैं फॉर अ बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी. इन द सेम वे अभी हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये भी मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए लागू नहीं होगा क्योंकि वो जो इनएक्यूरेसी आ रही है वो बहुत छोटी है. वी कैन इग्नोर दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग position and velocity of a macroscopic body, but that cannot be ignored for a microscopic body. तो इसलिए एक नई मैकेनिक्स का लाना जरूरी हो गया कि आप सेम मैकेनिक्स जब छोटे छोटे पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, रिजल्ट गलत आ रहा है, तो यू कैन नॉट अप्लाई दैट ऑन दिस माइक्रोस्कोपिक बॉडीज. और उसका रीजन बस यही था कि क्लासिकल मैकेनिक्स ये दो प्रिंसिपल को कंसिडर नहीं करती है, डी ब्रॉगली को भी नहीं और हेजनबर्ग के प्रिंसिपल को भी नहीं. तो उसको कंसिडर करके नई मैकेनिक्स बनाई गई क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ओके. तो क्या लिखे, बट इट फेल्ड व्हेन अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. फुल स्टॉप. दिस वाज बिकॉज classical mechanics did not take into account, this was because classical mechanics did not take into account the concept of dual nature of matter, and Heisenberg's uncertainty principle. Full stop. Hence a new branch of science was put forward. Known as quantum mechanics. By Erwin Schrödinger.
Schrodinger, Schroddinger, Schrodinger, by Erwin Schrodinger. ठीक है, तो जो हमारे जितने भी इक्वेशंस हैं वो सब लीनियर पाथ में बॉडी के लिए इक्वेशंस बने हुए हैं, है ना, नॉट फॉर द वेवी पाथ. जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो तो वेव पाथ होता है, तो आप उसको इक्वेशंस जो अपन पढ़े हैं उससे डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए नए इक्वेशंस होते हैं जो 3 डायमेंशनल में होंगे. ठीक है, नीचे लाइन में लिखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन, क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन, quantum mechanics is based on the wave motion associated with the particles. Quantum mechanics is based on the wave motion associated with the particles. Associated with the particles, full stop. For the wave motion of electron, for the wave motion of electron, for the wave motion of the electron in 3D space, in 3-dimensional space, 3D space, around the nucleus, न्यूक्लियस तो सेंटर में है ना, इसके कोई मना नहीं कर रहा है, बोर भी एग्री करते हैं, रदरफोर्ड ने दिया था कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बोर उससे एग्री किए, तो वो चीजें तो फिक्स हैं, बिकॉज वो तो अपन ने एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव किया था ना. तो बीच में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव बॉडी है, तो उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है, बीच में न्यूक्लियस है, बट इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ना अराउंड द न्यूक्लियस, उससे प्रॉब्लम थी कि वो ऐसा ऐसा मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो अराउंड द न्यूक्लियस एक वेवी पाथ फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन इन 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, comma, he put forward an equation, known as Schrodinger wave equation, which is given as follows. Wave equation लिखना, which is given as follows. Schrodinger wave equation, which is given as follows. लिखेगा इक्वेशन, और ये इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है ना, हमें केमिस्ट्री में कहीं इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें पता होना चाहिए कि हाँ एक इक्वेशन होता है जो 3-dimensional कंसिडर करता है, इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन कंसिडर कर रहा है, इसलिए द इक्वेशन हैज एक्स, वाई एंड जेड, ऑल द 3 एक्सिस. और ये जो सिंबल है ये साइन बोलते हैं इसको अपन ना, इट इज साइन, PSI. ठीक है, P साइलेंट है, और यही होता है वेव फंक्शन. किस टाइप का है, अच्छा वो आपका वो डिफरेंशियल होता है, जैसे आप लोग अभी डी पढ़ते हो ना, ऐसे डी मतलब डिफरेंशिएशन बोलते हो ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को ऐसा लिखते हैं, पूरा डी नहीं बना दिए, डी को भी पार्शियल कर दिए, उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. ठीक है, नीचे लिखना वेयर साइन इज दी, वेयर साइन is the amplitude of the wave, sin is the amplitude. amplitude तो पढ़ चुके ना अपन क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन की वेव है ना, तो ये उसका एम्पलीट्यूड है साइन, समझ गए क्या, साइन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव where the coordinates of electron are, where the coordinates of electron are, where the coordinates of electron are x, y, z. ये इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट है स्पेस में. ठीक है, उसके अलावा m तो मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, h प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, E और V भी लिख लेते क्या है नीचे, E is the total energy of the electron, E is the total energy of the electron,
V potential energy. V is the potential energy. V is the potential energy. और ये जो स्क्वायर है ना, ये डबल डिफरेंशिएशन करो कि नहीं आप लोग? जैसे आपको अगर दिया हुआ है कि x स्क्वायर है, इसका आप d बाई डी एक्स करते हो तो क्या आता है पहले? 2x. इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर ऐसा लिखते हैं अपन. डबल डिफरेंशिएशन किया कि नहीं अभी तक एक बार भी? नहीं किया तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. एक के लिए आप d बाई डी एक्स बोल दिए ना, एक्स स्क्वायर, तो आपने उसको 2x निकाला. और अगर मैं बोलूं कि नहीं, आप एक्स स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन करो तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं. पहले आप एक्स स्क्वायर का निकालोगे तो 2x आएगा, फिर 2x का निकालोगे तो 2 आएगा. अरे उसी चीज को 2 बार करना है. अरे हो क्या? हाँ, तो वही डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव है ना, डबल डिफरेंशिएशन. तो नीचे एक और लाइन लिखो, हो गया. ई और वी लिख लिया ना. ई इज दी टोटल एनर्जी, वी इज दी पोटेंशियल एनर्जी. देखो टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर रहे हैं. ई माइनस वी हुआ ना, टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर रहे हैं. एंड लास्ट लिख लो, ये डेल स्क्वायर वर्ग क्या है, इसको डेल बोलते हैं अपन. डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. नीचे वाले कोई तो उसी के रेस्पेक्ट में तो निकालते हैं ना. सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. साइन आपका एक वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड है उसको आप 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू जेड. ठीक है भाई, इतना जानना है जरूरी अपन को इक्वेशन के बारे में. बाकी इक्वेशन आपको पूछेगा भी नहीं एग्जाम में कि बताओ इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि द क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन. जैसे आप हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे वो 3 इक्वेशन पे बेस्ड है, वैसी क्वांटम मैकेनिक्स इस इक्वेशन पे बेस्ड है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन आगे बढ़ते हैं. अब इसके भी पॉइंट्स लिखेंगे और नया कंसेप्ट ऑर्बिटल का इंट्रोड्यूस करेंगे ना. अब तक अपन ऑर्बिट और शेल बोलते हुए आ रहे थे. नाउ द न्यू कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस मॉडल.